तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो जय हिंद गाइज, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो कहानी है ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई दूसरी मिसाल होगी किसी और सीरियल किलर के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हो। कोई सीरियल किलर जिसके सर पर करीब 100 कत्ल का इल्ज़ाम हो, फिर भी लोग उसे हीरो माने, उससे प्यार करें। एक ऐसा सीरियल किलर जिस पर 100 कत्ल का इल्ज़ाम है और कानून ऐसा है कि 30 साल से ज़्यादा वो जेल में बंद नहीं रह सकता और वो बाहर आ जाए। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 100 में से 50% से ज़्यादा कत्ल जेल के अंदर ही किए। मतलब जिन कत्ल के इल्ज़ाम में उसे जेल में भेजा गया तब उसके सर पे कत्ल की गिनती कम थी, लेकिन जब वो जेल जाता है तो वो दुगना कर देता है। मतलब जितने लोगों को उसने बाहर नहीं मारा उतना सज़ा मिलने के बाद जेल के अंदर जाकर मारता है। इसकी भी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। एक लंबी सज़ा काट के वो जेल से बाहर आता है। बाहर आने के बाद नए दौर के हिसाब से अपना एक YouTube चैनल शुरू करता है। इसकी भी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उस YouTube चैनल पे वो अपने किए गए जुर्मों की कहानी सुनाता है और जब लोग उस पर कुछ भेजते हैं तो उस पर कमेंट्स भी देता है। जेल में उसने वक्त कैसे बिताया, किन किन को कैसे मारा, क्यों मारा, ये सारी चीज़ें वो खुद बताता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वो सज़ा काट चुका है तो वो खुद भी बता सकता है। इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। एक ऐसा सीरियल किलर जिसके ऊपर या कोई बड़ा मुजरिम होता है तो जब बाहर आता है फिल्में बनती हैं, कहानियाँ बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री बनती है। इसे पता है कि ये सब कुछ उसके साथ भी होना है, लेकिन दूसरे क्यों करें, और ख़ुद तय करता है कि वो अपनी क्राइम और अपनी क्रिमिनल लाइफ की डॉक्यूमेंट्री खुद बनाएगा और बनाने में भी लग गया। अब आप सोचिए कि कोई ऐसा सीरियल किलर जिसकी ऐसी कोई दूसरी कहानी क्या आपने सुनी है? पूरी कहानी एक तरह से फिल्मी है इसकी। ये कहानी ब्राज़ील की है। कहानी है पेड्रो रोड्रिगेज की। पेड्रो रोड्रिगेज ब्राज़ील के इतिहास का सबसे बड़े सीरियल किलर में से एक। इसकी शुरुआत से ही कहानी बड़ी अजीब है। जब ये पेट में था अपनी माँ के, जब इसकी माँ गर्भवती थी, तब पिता और माँ के बीच में बनती नहीं थी, अक्सर झगड़ा होता, हाथापाई होती। जब पेड्रो एक बार माँ के गर्भ में था तब फिर हाथापाई हुई और पेड्रो के पिता ने उसकी माँ को काफ़ी मारा पीटा और पेट पे भी लात मारी और इस मारपीट की वजह से गर्भ में पल रहे पेड्रो के सर पे चोट लगी। जब उसका जन्म हुआ तो उसके सर पे चोट के निशान थे। तो कहानी इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी शुरू हो गई वायलेंस की और हिंसा की। खैर, दुनिया में आता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। उसके फादर एक स्कूल में चौकीदार हुआ करते थे, गार्ड थे, और अपने बाप से वो बहुत प्यार करता था। इन तमाम चीज़ों के बावजूद, जो कि उसकी पैदाइश के बाद बाप ने उससे बहुत मोहब्बत की, उसे अच्छे से पाला पोसा, उसके ऊपर ध्यान दिया, तो पेड्रो भी अपने बाप से बेपनाह मोहब्बत करता था। 13 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 13 साल की उम्र में एक ऐसी घटना घटती है जो पेड्रो की ज़िंदगी को बदल कर रख देती है। स्कूल में एक दिन जो बच्चों का खाना था वो कुछ लोग चुरा लेते हैं। इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद इल्ज़ाम लगता है पेड्रो के फादर पर, जो उस स्कूल में गार्ड थे, कि खाना इन्होंने चुराया। और इसके बाद पेड्रो के पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। पेड्रो के पिता घर आते हैं, अपने परिवार के साथ वो सारी बातें साझा करते हैं और कहते हैं कि वो चोर नहीं, उन्होंने खाना नहीं चुराया, उन्हें गलत फंसाया गया। ये बात पेड्रो भी सुन रहा था। बाप से बेपनाह मोहब्बत थी, उसके दिल पे चोट लगी क्योंकि उसके पिता जो है इस हादसे के बाद बड़े दुखी हैं और उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई। पेड्रो को यकीन था कि उसका बाप चोर नहीं है और बेगुनाह है, असली चोर कोई और है, और इस वजह से उसे नौकरी से भी हटा दी गई। इसी का बदला लेने के लिए सिर्फ 13 साल की उम्र थी पेड्रो की, जो नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया था। उस वक्त ये फरमान वहाँ के वाइस मेयर थे उस शहर के, जिन्होंने ये फरमान जारी किया था।
शहर के वाइस मेयर ने पेड्रो के फादर को नौकरी से निकाल दिया। पेड्रो को यकीन है कि उसका बाप बेगुनाह है। 13 साल की सिर्फ उम्र है। वो गुस्से में वाइस मेयर के पास जाता है और वाइस मेयर की बिल्डिंग के बाहर ही अपने दादा की पिस्टल को लेकर वो गया था और वाइस मेयर के सामने आते ही वो उन्हें सीधे गोली मार देता है। ये उसका पहला कत्ल था 13 साल की उम्र में। बट कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। गोली मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद दूसरा कत्ल करता है। दूसरा कत्ल उसने उसी स्कूल के एक सिक्योरिटी गार्ड का किया, क्योंकि इस कत्ल से पहले उसने लोगों से बातचीत की पेड्रो ने, और उसे कहीं ना कहीं ये शक हुआ कि असल में जो स्कूल का खाना चुराया था वो सिक्योरिटी गार्ड ने चुराया था, ना कि उसके पिता ने। तो बदला लेने के लिए उसने अब उस स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी। 13 साल की उम्र में ये 2 कत्ल, और दोनों कत्ल के पीछे मकसद अपने पिता की बेइज्जती, अपने पिता के गम, दुख, अफसोस का बदला लेना। और यहीं से पेड्रो की ज़िंदगी बदल गई। इस 2 कत्ल के बाद पेड्रो शहर छोड़ देता है और भाग जाता है। छोड़ने के बाद 13 साल की उम्र थी। ब्राज़ील में वैसे ही क्राइम, ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ें। वो दूसरे शहर में जाता है, अनजान शहर, अजनबी लोग, उन्हीं के बीच में रहता है, किसी तरह से अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है। और इसी वक्त में कुछ गलत सोहबत में उसका उठना बैठना हो जाता है। ड्रग्स और बाकी चीज़ों के जो गैंग थे, उसी एक गैंग का वो जाने अनजाने हिस्सा बन जाता है। अब वो गैंग के लिए काम करने लगता है, ड्रग्स और ये सारी चीज़ें। और इसी दौरान में उसे लगता है कि एक ड्रग डीलर जो है वो चीट कर रहा है। पेड्रो उसका खून कर देता है। ये उसकी ज़िंदगी का तीसरा कत्ल था। इसके बाद फिर वो उसी गैंग के साथ जुड़ा रहता है, और तभी इसी गैंग के साथ जुड़ने के दौरान एक लड़की से मुलाकात होती है। उसका नाम था मारिया ओलंपिया। पेड्रो को मारिया बहुत अच्छी लगती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती, दोस्ती प्यार में बदलता है, और मारिया ओलंपिया और पेड्रो ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं एक साथ। मारिया भी किसी गैंग के लिए ड्रग्स का काम कर रही थी। लिव इन में रहने के दौरान एक दिन मारिया गर्भवती हो जाती है। पेड्रो बहुत खुश था। दोनों इसके बाद शादी करने वाले थे। लेकिन ड्रग्स के जो सिंडिकेट थे, गैंग्स, उन 2 सिंडिकेट के बीच में अचानक एक दिन लड़ाई हो जाती है, गोली चलती है, और इसमें मारिया जो है वो मारी जाती है। गर्भवती मारिया की मौत हो जाती है। मारिया के पेट में पल रहा पेड्रो का बच्चा मर जाता है। ये बात पेड्रो के दिलो दिमाग में एक तरह से जहर का काम करता है। पहला 2 खून उसने अपने पिता के लिए किया, अब जिसे वो अपनी ज़िंदगी मानता था और जिसके घर में उसका बच्चा था, उसकी मौत हो गई, वो भी गैंग वॉर में। लेकिन यहाँ पेड्रो को मालूम नहीं था कि जो गैंग वॉर में मारिया को जिसने मारा वो लोग कौन है, असली कातिल कौन है। इसके बाद वो अपनी माशूका के कातिल को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर उधर पता करता है, जिसके बारे में ज़रा भी शक होता उसे, वो उसे मार देता। और यहाँ से उसके सीरियल किलिंग की पूरी दास्तान शुरू हो जाती है। वो इस तरह से पागल हो चुका था कि उसको ज़रा सा भी पता चलता है कि जिस दिन शूट आउट हुआ वहाँ पे ये ड्रग्स गैंग का भी शख्स मौजूद था, वो उसको टॉर्चर करता और मार देता। धीरे धीरे उसको एक और शख्स के बारे में पता चला कि जो एक बड़ा था, सरदार टाइप का, जो गैंग लीडर, कि वो मारिया की मौत में शामिल है। पता करता है एक कोई शादी का फंक्शन था, वो वहाँ आने वाला है। इस दौरान में पेड्रो ने अपने साथ भी कुछ गैंग बना लिया था, कुछ लड़कों को रख लिया था। ये उस शादी में पहुँचता है। शादी में गोलियाँ चलती हैं। पेड्रो और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। 7 लाशें उस शादी में गिर चुकी थी और करीब 16 लोग गोली लगने से घायल हुए थे। उन 7 लोगों में सारे वो लोग थे जिनके ऊपर पेड्रो को शक था कि इन्होंने मारिया का कत्ल किया है। फिर भी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी वो मारिया के कातिलों को जैसे जैसे उसको क्लू मिलता जाता है, वो एक एक कर उनको मारना शुरू कर देता है। इतनी बड़े तादाद में जब कत्ल होना शुरू होता है तो आखिर में पेड्रो के ख़िलाफ़ भी मुखबिरी हो जाती है, और 1973 में पेड्रो को ब्राज़ीलियन पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद 24 मई 1973 की तारीख थी जब पेड्रो पहली बार गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद उसके कत्ल का जो पूरा कच्चा चिट्ठा था वो जांच एजेंसियों के सामने आता है।
गिरफ्तारी के बाद पेड्रो को पुलिस वैन में बिठा कर ले जाया जा रहा है। उस वैन में कुछ और भी मुजरिम थे। गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, आगे पुलिस, पीछे वैन में पेड्रो और बाकी मुजरिम बैठे हुए हैं। इसके बाद जब वैन रुकती है, दरवाज़ा खुलता है तो सारे कैदी तो उतर आते हैं, 2 कैदी वहीं सीट पर लुढ़क जाते हैं। पुलिस जब चेक करती है तो पता चलता है उन दोनों की मौत हो चुकी है। वैन के अंदर, जेल वैन के अंदर उन दोनों को गला घोंटकर पेड्रो ने मारा। पुलिस ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा मुझे वैन में बैठने के दौरान बातचीत से पता चला कि ये दोनों रेपिस्ट हैं और रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं, और मेरी नज़र में रेपिस्ट को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसके बाद पेड्रो की कहानियाँ अखबारों में आने लगी, किस तरह अपनी गर्लफ्रेंड, उससे पहले अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उसने लोगों को मारना शुरू किया, और अब तक वो जितने लोगों को मार रहा था, वाइस मेयर को छोड़ दें और उस सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ दें, क्योंकि उसके हिसाब से ये दोनों उसके बाप की इस बेइज्जती और बदनामी के जिम्मेदार थे। बाकी सारे कहीं ना कहीं गैंगस्टर थे और समाज के दुश्मन थे, क्रिमिनल थे। तो जब उसकी ये कहानी सामने आई तो लोगों ने अचानक पेड्रो को हीरो मानना शुरू किया कि अपनी माशूका का बदला लेने के लिए कैसे उसने ड्रग्स के ही सिंडिकेट के लोगों को एक एक कर मारा। और फिर जब इस वैन की कहानी आई कि वैन के अंदर भी उसने 2 लोगों को मारा और उसके हिसाब से ये रेपिस्ट थे, तो फिर और उसको हीरो की तरह पेश किया जाने लगा। अब पेड्रो जेल के अंदर था। जेल के अंदर जाने के बाद इत्तेफाक देखिए, जिस पिता से वो बेपनाह प्यार करता था, वो बाप भी एक दिन उसी जेल में आ गया। पेड्रो को पता चला कि उसके बाप ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया। ये बात सुनकर पेड्रो फिर पागल हो गया, क्योंकि एक तरफ बाप से बेपनाह प्यार करता था, दूसरी तरफ माँ से भी मोहब्बत थी, और वही बाप उसकी उसी माँ का कत्ल कर सज़ा काटने के लिए उसी जेल में आया जिस जेल में पेड्रो बंद था। इसके बाद एक सुबह जेल में हंगामा मच जाता है। पेड्रो के पिता को बुरी तरह से मार दिया गया था। उनके शरीर पर 22 चाकू के घाव थे, 22 वाउंड्स। और सबसे अजीब और मतलब जिसको सोचा भी नहीं जा सकता वो ये था कि पेड्रो के फादर का दिल चाकू से बाहर निकाल लिया गया था। बाद में पेड्रो ने ये बताया एक इंटरव्यू में कि उसने अपने बाप का दिल निकालकर उसके अपने हाथ से 2 टुकड़े किए। एक टुकड़े का कुछ हिस्सा खाया, बाकी फेंक दिया। और ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि जिस बाप से उसे बेपनाह मोहब्बत थी, उसी बाप ने उसकी माँ का कत्ल किया और ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। और उसे लगा कि उसके बाप के सीने में दिल नहीं है, और इसीलिए 22 चाकू मारने के बाद फिर दिल भी निकाला। सबसे बेरहमी और बेदर्दी के साथ जो कत्ल पेड्रो ने अपने हाथ से किया था, वो अपने बाप का ही किया था। इसके बाद जेल के अंदर एक के बाद एक उसने 40 से ज़्यादा कत्ल किए। जब जब कोई मुजरिम आता जिसके बारे में होता कि इसने किसी का कत्ल किया है, किसी का रेप किया है, पेड्रो ऐसे लोगों को मौका देखते ही मार डालता। और इस तरीके से उसकी सज़ा लगातार बढ़ती गई। कुल मिलाकर पेड्रो के जुर्म के लिए ब्राज़ील की अदालत ने उसे 128 साल की सज़ा दी। और ये 128 ईयर्स की सज़ा इसलिए थी क्योंकि पेड्रो के ऊपर करीब तब तक 100 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम था। ब्राज़ील का सबसे बड़ा सीरियल किलर था वो। तो 128 ईयर्स की सज़ा हुई। लेकिन ब्राज़ील का एक कानून पेड्रो के लिए वरदान बनकर आया। ब्राज़ील का एक कानून है जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी शख्स चाहे कितना भी संगीन जुर्म किया हो, मैक्सिमम अधिकतम वो 30 साल तक जेल में रह सकता है। 30 साल के बाद वो अचानक अपने आप रिहा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की कोई भी जेल, वहाँ का कोई भी कानून किसी मुजरिम को 30 साल से ज़्यादा जेल की चारदीवारी के अंदर कैद करके नहीं रख सकता है। 30 साल के बाद पेड्रो जेल से रिहा हो जाता है 2010 से बहुत पहले। लेकिन बाहर जाता है, इसके बाद वो 2 और जुर्म करता है। चोरी करता है, कई जगह पे हिंसा होती है उसमें शामिल होता है, कत्ल नहीं करता है। फिर उसे 4 साल, 5 साल और 8 साल की सज़ा होती है। वो फिर जेल जाता है, फिर बाहर आता है, फिर एक जगह एक दंगा हो जाता है, उसमें उसका नाम आता है, फिर से जेल जाता है। आखिरकार 2018 में पेड्रो आखिरी बार रिहा हुआ। करीब 34 साल उसने जेल में काटे अपनी ज़िंदगी के। 2018 में रिहा हुआ है और उसके बाद से पेड्रो
दोबारा जेल नहीं गया। लेकिन 2018 में बाहर आने के बाद पेड्रो के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई, फिल्में तक बनाने की बात हुई। पेड्रो के दिमाग में आया कि उसकी कहानी, उसके जुर्म की दास्तान कोई और क्यों सुनाए, कोई और क्यों लिखे, कोई और उस पर क्यों फिल्म बनाए। उसने अपना यूट्यूब चैनल खोला, ब्राज़ीलियन, और वो उस चैनल पर अपने वीडियो जो है अपलोड करता है और बारी बारी से अपने जुर्मों की कहानी सुनाता है कि उसने कब, कौन सा, कैसे, क्यों, कहाँ कत्ल किया, जेल के अंदर कैसे कत्ल किया, जेल वैन में कैसे किया, बाप को क्यों मारा। ये सारी चीज़ें सिलसिलेवार वो उस पर कहानी सुनाता है और बाकायदा लोगों के कमेंट्स पे कमेंट्स भी करता है। और अब उसने तय किया है कि वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, क्योंकि ब्राज़ील और इसके कहते हैं कि बाहर की भी कई देशों के लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था कि पेड्रो के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, फिल्म बनाई जाए। तो उसने खुद कहा कि कोई और क्यों बनाए, मैं बनाऊंगा। फाइनेंसर भी बहुत सारे मिल गए हैं, सब कुछ है, तो अपनी डॉक्यूमेंट्री खुद अपने हिसाब से बनाना चाहता है। यूट्यूब चैनल ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और फिलहाल पिछले 2 सालों में उसको लेकर कोई ऐसी खबर नहीं आई जिससे ब्राज़ील की पुलिस या एजेंसी को कोई चिंता हो। लेकिन हाँ, उसके ऊपर लगातार नज़र रखी जा रही है। जेल के हिसाब से और जेल के बाहर उसने जो कुछ किया, उसको मनोचिकित्सक और उन सारी चीज़ों को भी दिखाया गया। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि दुनिया के सबसे अलग सीरियल किलर की स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ अगर आपको सुनना है, आप सुनने के आप आदी हैं, आपको बहुत ही अच्छी लगती हैं, आपको सुनने में इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ, तो आप अपने इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं केवल और केवल इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ ही लेके आता हूँ। आप यहाँ पे बिल्कुल सुन सकते हैं, यहाँ पे बने रहें। जो सर्च कीवर्ड के हिसाब से सबसे ज़्यादा डिमांडिंग या सर्चेबल स्टोरियाँ होती हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड, वही मैं छांट करके आपके लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। तो इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए केवल आप इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।